आजकल अगर आपने सुना हो तो छोटी छोटी गर्ल्स को ना बहुत ही अर्ली एज में पीरियड्स हो रहे हैं, और उसका मेजर रीजन क्या है? जंक फूड। सारी चीजें जो भी बाहर मिल रही है वो हाईली प्रोसेस्ड है। बच्चों को कॉस्मेटिक्स मत यूज करने दो। हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, हम वेस्टर्न कपड़े पहनना चाहते हैं, हम अपने घर भी वैसे बनाना चाहते हैं। बट ऐसा क्यों? जिस टाइम पे ये सर्जरीज के लिए कुछ होते नहीं थे ना टूल्स, शुश्रत सर्जरी करते थे, अपने ही खुद उन्हें पता होता था कैसे करना है। आयुर्वेदा और योगा में ऐसी ऐसी चीजों का ट्रीटमेंट है जिसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में बिल्कुल भी नहीं है। आयुर्वेदा के नाम पे बहुत कुछ बिकता है जिसमें एक्चुअली आयुर्वेदिक हर्ब्स होते भी नहीं। आपने बताया कि टाइम पे सो जाना चाहिए और मेडिटेशन योगा भी करना चाहिए अपने मेमोरी लॉस से बचने के लिए। कुछ बड़े बिजनेसमैन की एलोन मस्क, उनके पास इतने बिजनेस रनिंग में रहते हैं, 2 से 3 घंटे हो पाते हैं। ऐसे लाइफस्टाइल में भी हेल्दी रहा जा सकता है क्या? किसने बोला आपको कि वो हेल्दी है? अपने खुद के नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा के आए हैं। इन्फ्लुएंसर है तो उनका वो नाइट लाइफ का तो पता नहीं क्या हो गया है कि वो 2-3 बजे पहले सो ही नहीं सकते। सर वो गलत कर रहे हैं, एक्चुअली वो गलत कर रहे हैं। वो अपनी लाइफ खुद खराब कर रहे हैं। जो छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के हैं, उनकी हाइट गेन होनी चाहिए, उनका फोकस्ड माइंड होना चाहिए। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि हमें खाना खाने के बाद करना ही चाहिए। खाना खाने के बाद जो वॉक कर रहे हैं ना वो सही नहीं है। डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी कहाँ पे चाहिए? स्टमक में। पर हम लोग जब चलने लग जाते हैं तो एनर्जी कहाँ चली जाती है? लेग्स में। अगर मेडिसिन नहीं लेनी, फास्ट कर लो। स्टमक इन्फेक्शन है, व्रत रख लो, कुछ मत खाओ, ठीक हो जाओगे कल तक। रोज कोई भी चीज खानी या पीनी गलत है आयुर्वेदा के हिसाब से। डेली पानी पीना भी गलत है? गलत है। फिर से स्वागत है आपका सोनम जी वाइट हिमेंद्र पॉडकास्ट पे। थैंक यू सो मच जी कि आपने मुझे दोबारा बुलाया। कैसे हैं मैम आप? बिल्कुल बढ़िया। सोनम जी, आज के समय में जैसे देखें, फॉरेनर्स काफ़ी योगा, स्पिरिचुअलिटी एंड वेलनेस के टॉपिक को लेके काफ़ी बात करते हैं और वो हम फॉलो भी करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि योगा हिंदू कल्चर का 5000 साल से पहले से ही ये हमारा पार्ट है। इनफैक्ट अगर बात करें शाओलिन की, जो दुनिया का सबसे बड़ा कुंग फू एंड मार्शल आर्ट्स का गढ़ है, इसकी स्थापना भी बोधि धर्मन ने की थी, जो हमारे इंडिया से ही थे। इन चीज़ों को देखते हुए भी फिर भी हम क्यों बाहर वालों के वीडियो, ब्लॉग, इनको देख के इन्फ्लुएंस होते हैं? उसकी बजाय तो हम हमारे जो हिस्ट्री है उसको क्यों नहीं झांकते? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पर अगर आपने नोटिस करा हो ना, अभी सब कुछ वेस्टर्नाइजेशन की तरफ ज़्यादा है। हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो करना चाहते हैं, हम वेस्टर्न कपड़े पहनना चाहते हैं, हम अपने घर भी वैसे बनाना चाहते हैं। बट ऐसा क्यों? ये आया ही तब है जब टेक्नोलॉजी आई, जब इंटरनेट आया, उसके बाद सब कुछ ऐसा हो गया। बट एक्चुअली में योगा और आयुर्वेदा हम लोगों ने उन्हें दिया है। इट इज़ द गिफ्ट ऑफ इंडिया टू द यूनिवर्स, ना कि उनका गिफ्ट है हमारे लिए, बिल्कुल भी नहीं। वो यहाँ पे आके ऋषिकेश में अलग अलग जगह में आके योगा सीखते हैं, आयुर्वेदा सीखते हैं और फिर हमें सिखाते हैं यूट्यूब पे, और हम बेवकूफ़ों की तरह उन्हें फॉलो करते हैं। एक्चुअली में योगा और आयुर्वेदा के लिए सबसे बेस्ट है इंडियंस। आयुर्वेदा के फाउंडर हैं चरक, और चरक संहिता में सारे हर्ब्स के बारे में बताया हुआ, जड़ी बूटियों के बारे में बताया हुआ कि किन किन जड़ी बूटियों से हम खुद को ठीक कर सकते हैं। आपने अगर कभी सुना होगा ना, फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन, या फिर if the food is good there is no need of medicine, and if the food is bad you need medicine, and it is true। अगर आपका आहार अच्छा है ना तो वही सबसे अच्छा आपकी मेडिसिन है। तो अगर हम अपने खाने को ही सुधार लें, हम अपनी दिनचर्या को ही सुधार लें, हम योगा ही ठीक से करने लग जाएं, तो हम सब कर लेंगे। एक चीज़ मैं यहाँ पे और ऐड करना चाहूँगी कि फॉरेनर्स कितना भी हमें फॉलो कर लें, कितना भी योगा और आयुर्वेदा को फॉलो कर लें, वो योगा ही, वो बस आसन करके दिखा सकते हैं, हेड स्टैंड करके दिखा सकते हैं। बट योगा है वननेस, यूनिटी। यूनिटी ऑफ व्हाट? माइंड, बॉडी एंड सोल। तो आपका चित्त, आपका शरीर और आपका सोल, आपकी आत्मा, ये तीनों का कनेक्शन है योगा। वो खाली हेड स्टैंड कर लेंगे या कुछ और आसन करके दिखा देंगे। बट व्हाट अबाउट आयुर्वेदा? 60% रोल आपकी डाइट प्ले करती है, 40% रोल एक्सरसाइज प्ले करती है, और इसका जीता जाता है एग्जाम्पल आपके सामने बैठा है। 4 साल पहले मुझे हुआ था एंडोमेट्रियोसिस।
बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा ये क्या है। क्या है? PCOS, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसी में एक बीमारी का नाम है एंडोमेट्रियोसिस। अगर किसी गर्ल को ये अर्ली एज में हो जाती है प्रॉब्लम, तो मतलब काफ़ी हार्मोन्स फ्लक्चुएट होते हैं, फर्टिलिटी इश्यूज आते हैं, बहुत कुछ। बट विद द हेल्प ऑफ माई डाइट एंड योगा मैंने इस प्रॉब्लम को हील करा, एंड पिछले 4 सालों में ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम मुझे दोबारा हुई भी नहीं है। सो मतलब मैं तो फर्म बिलीवर हूँ योगा और आयुर्वेदा की। तो मतलब वो हमें फॉलो कर सकते हैं, कॉपी तो आप भी किसी को कर सकते हो, पर कॉपी करने से आप योगा और आयुर्वेदा वाले नहीं बन जाओगे। वो हमारे इंडिया का है, इंडियंस का है, और यहीं का ही रहेगा। और तो वो भी actually पिछले में 5,000 सालों से, हाँ जी। जिस टाइम पे ये सर्जरीज के लिए कुछ होते नहीं थे ना टूल्स, सुश्रुत अगर आपने कभी नाम सुना होगा, तो वो सर्जरी करते थे अपने ही खुद, उन्हें पता होता था कैसे करना है, उन्हें सब पता था बॉडी में गॉल ब्लैडर कहाँ है, कहाँ पे क्या है। तो मतलब नोबडी कैन कॉपी अस, बट इतना मैं ज़रूर कहूँगी कि इफ़ वी आर इंडियंस वी शुड बी प्राउड ऑफ व्हाट वी हैव, और जो हमारे पास है हमें उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, एक्चुअली फॉलो करना चाहिए। आज नहीं करोगे तो कल को जब डॉक्टर्स के पास जाओगे वो बोल देंगे, फिर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा अपना लाइफस्टाइल सुधार लो, आधी प्रॉब्लम्स खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। भाई दूसरों के ब्लॉग और वीडियो देखने से अच्छा है अपना हिस्ट्री चेक कर लो। एक्चुअली में हमारी तो हिस्ट्री इतनी, मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, मैं इंडिया में भी काफ़ी जगह घूमी हूँ और इंडिया के बाहर मैं 2-3 कंट्रीज़ ही अभी घूमी हूँ, पर जितना मैं घूमी ना, मुझे तो लिटरली इंडिया बहुत सुंदर लगा। मतलब अपने इंडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत कुछ है, अपना कल्चर इतना वास्ट है। इंडिया के बाहर के अगर हम टीनेजर्स की बात करें, द वे दे टॉक टू पेरेंट्स एंड ऑल, अपने इंडिया में आज भी वो सभ्यता है, आज भी वो कल्चर है। तो यस, आई एम तो प्राउड ऑफ बीइंग एन इंडियन बिकॉज ऑफ आवर रिच एंड वास्ट हेरिटेज एंड कल्चर। तो चलिए सोनम जी, आज का पॉडकास्ट योगा पे ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं। योगा कहाँ से आया, योगा क्या है? सो बेसिकली योगा की जो बात है ना, ये हमारे वेदास में भी है, हमारे शास्त्रों में भी इसकी बात हुई है। पतंजलि योग सूत्र, उसमें भी योगा की बात हुई है। बट अगर मैं बात करूँ सूत्रों की, तो उसमें भी ना योगा के बारे में सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है मेंटल वेलबींग को। पर अभी आजकल हम फिजिकल वेलबींग को ज़्यादा महत्व देते हैं कि ये वाला आसन करो, हेड स्टैंड नहीं आता तो आप योगी नहीं हो, ऐसा नहीं है। एक्चुअली में अगर आपको मेडिटेशन, योग निद्रा ये अच्छा नहीं आता, अगर आपका माइंड ही बैलेंस नहीं है, तो आप कितना भी कुछ कर लो आप वो अचीव ही नहीं कर पाओगे। योगा का मतलब है अपने चित्त को बैलेंस करना, अपने माइंड को बैलेंस करना, और वो हम इससे अचीव कर सकते हैं। और ये सब कुछ हमारे पतंजलि योग सूत्रों में लिखा गया है। लेकिन इस चीज़ को भी देखा जाए तो इस चीज़ का भी लोग बिजनेस कर रहे हैं, और उसके लिए ट्रोल भी तो होते हैं सर, वो तो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। देखिए, योगा को हम एक बिजनेस की तरह नहीं ले सकते। मेरी ये जर्नी जब शुरू हुई तो बीइंग अ फीमेल, जब मुझे ये प्रॉब्लम आई तो मैं अपनी गायनिक के पास गई, जिन्होंने मतलब आई वॉज कनेक्टेड विद हर, और उन्होंने मुझे यही जवाब दिया था कि सोनम, इस पर्टिकुलर जो डिसीज़ का ट्रीटमेंट है, वो ट्रीटमेंट ही ये है कि चलो आपको 1.5 साल बाद सर्जरी करवा ली, फिर दोबारा से थोड़ा टाइम ठीक चलेगा, फिर सर्जरी करवा लेना। बट डैट इज़ नॉट द सॉल्यूशन ना। तो कहीं ना कहीं तब मुझे समझ आया कि योगा और आयुर्वेदा से जब मैं इस चीज़ को ठीक कर सकती हूँ, तो मुझे डॉक्टर्स के पास इतना क्यों जाना है, क्यों मैं अपनी इस प्रॉब्लम को खुद ठीक नहीं कर सकती। वो अपनी जगह ठीक है, पर एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट ही नहीं है, इसका ट्रीटमेंट ही आयुर्वेदा में। आयुर्वेदा और योगा में ऐसी ऐसी चीज़ों का ट्रीटमेंट है जिसका ट्रीटमेंट एलोपैथी में बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ मैं एक चीज़ ज़रूर बोलना चाह रही हूँ, बिजनेस बनाने की जगह पे मेरा जब ये मोटिव था, जब मैंने ये शुरू करा, तो मेरा मेन मोटिव ये था कि जैसे मेरी खुद की लाइफ बेटर हुई है बिना मेडिसिन खाए, है ना, मतलब योगा करा, डाइट पे ध्यान दिया, तो ऐसे ही बहुत सारी फीमेल्स की लाइफ बेटर हो सकती है। सो डैट वाज द मोटिव। तो ऐसे ही बहुत सारे लोगों का भी ये मोटिव होगा। बट अगर जब तक कोई पर्सन ज्वाइन नहीं करता योगा क्लास को, या प्रॉपरली योगा नहीं सीखता,
तब तक वो फॉलो नहीं कर पाता। खुद से घर पे बैठ के योगा करना बड़ा मुश्किल लगता है, पर कोई आपके साथ आपको कोई करा रहा होता है ना, तो फिर वो वाइब भी अलग होती है। तब आपको खुद लगने लग जाता है कि अब मैं 1 या 1.5 घंटे भी बैठ सकती हूँ और 15-20 मिनट मेडिटेशन भी कर सकती हूँ। पर खुद अकेले बैठ के मेडिटेशन हर कोई नहीं कर पाता। तो इसको इस तरीके से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो गलत नहीं होगा। बट अब बहुत सारी चीज़ों में योगा के नाम पे, आयुर्वेदा के नाम पे या फिर आयुर्वेदिक के नाम पे चीज़ों को सेल कर रहे हैं लोग, तो वो बहुत गलत है। आपको मैं एक चीज़ का यकीन ज़रूर दिलाऊंगी यहाँ पे, मैं कोई भी कॉस्मेटिक एज इन सच कि अगर मैं डेली बेसिस की बात करूँ तो मैं अपने फेस पे ऑलिव ऑयल लगाती हूँ, आलमंड ऑयल लगाती हूँ या सेसमे ऑयल यूज़ करूँगी। मतलब हमारे नेचुरल ऑयल्स ही जो है ना सारे, वो ही हमारे बॉडी के लिए मोर देन इनफ है। मुल्तानी मिट्टी, बेसन, ये सब भी सोप के लिए बहुत अच्छे हैं। आप जो भी चीज़ें देख रहे हो कि आयुर्वेदिक सोप है, आयुर्वेदिक क्रीम है, तो वो एक्चुअली में नहीं होती। मैं नाम यहाँ किसी का नहीं लूँगी, पर येस कमर्शियलाइजेशन तो आया है इंडस्ट्री में और बहुत ज़्यादा आया है। योगा के नाम पे, आयुर्वेदा के नाम पे बहुत कुछ बिकता है जिसमें एक्चुअली आयुर्वेदिक हर्ब्स होते भी नहीं है। तो मैम ये तो बात हुई योगा की, और जैसे मैंने बताया कि फॉरेनर्स इस चीज़ों पे ज़्यादा बात करते हैं योगा और स्पिरिचुअलिटी की, तो इन दोनों में कनेक्शन क्या है? ऐसे लगता है कि कुछ कनेक्शन है इन दोनों के बीच में। जैसे कि मैंने बिगिनिंग में बताया, माइंड, बॉडी एंड सोल। अगर आप देख रहे हो तो फिजिकल बीइंग का हिस्सा बहुत कम है, 1/3 हिस्सा है। मेन चीज़ है माइंड एंड सोल। सो स्पिरिचुअलिटी ये है योगा में, अगर कोई आपको आसन करा रहा है ना और प्राणायाम नहीं करा रहा बाद में, या फिर अगर आपको कोई योगा सिखा रहा है और खाली आसन सिखा दिए और आपको बाद में मेडिटेशन नहीं कराया, योग निद्रा नहीं कराया, आपके माइंड को बैलेंस नहीं कराया, आपने शवासन नहीं करा, तो कहीं ना कहीं आप समझ जाओ डेट यू आर नॉट इन द राइट हैंड्स। योगा इज वननेस ऑफ योर सेल्फ विद योर सोल एंड योर माइंड। तो येस इट इज़ अ स्पिरिचुअल थिंग। और ये मुझे भी थोड़ा लेट समझ आया। योगा तो मैं पिछले 10 सालों से कर रही हूँ, पर पिछले 4 सालों में मैंने योगा को थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया। जब मेरी लाइफ खुद की ठीक हुई तो मैंने पहले योगा एंड आयुर्वेदा का कोर्स करा, फिर मैंने इसके बाद प्री नेटल योगा का कोर्स करा, फिर फेस योगा करा। कहीं ना कहीं मैं कनेक्ट कर पाई इससे, और अब मैं कह सकती हूँ पिछले 1-1.5 साल से मुझे कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि माइंड और सोल का कितना इम्पॉर्टेंट रोल है। जो चीज़ें मुझे पहले इतनी खानी पसंद होती थी, जिन चीज़ों के बिना मैं रह नहीं पाती थी, अब वही चीज़ों, मतलब मैं खुद अपने माइंड को कंट्रोल कर पाई हूँ। अगर मेरे सामने भी रखी होंगी और मुझे पता है मैंने नहीं खाना, तो मैं नहीं खाऊंगी। आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाते हो, आप स्पिरिचुअली सोच पाते हो। आपको खुद, आपके ना माइंड ज़्यादा लॉजिकली सोचता है, आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हो गॉड के साथ खुद को। एंड ये मैंने अपनी लाइफ में नोटिस करा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिलेशनशिप्स छोड़ दो, इफ़ यू आर मैरिड तो आप बस योगा में लग गए हो एंड आपकी लाइफ ख़त्म है। ऐसा कुछ नहीं है। इट्स योर सेल्फ। सेल्फ लव के बारे में आजकल हर कोई बात करता है, पर ऐसे सेल्फ लव नहीं होता कि पार्लर चले गए या फिर पार्लर में जाके कहीं पे फुट स्पा करवा लिया, पेडिक्योर करा लिया। सेल्फ लव इज़ कनेक्टिंग विद योर सेल्फ। और वो कैसे होगा? मेडिटेशन से होता है वो कनेक्शन, योग निद्रा से कनेक्शन होता है। और उसकी मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रही थी, डैट इज़ स्पिरिचुअलिटी। जब आप ध्यान कर पाओ, डैट इज़ व्हाट योगा इज़। मैम आपने बताया कि योगा करना, मेडिटेशन करना, लेकिन आजकल के अभी जो बिजी शेड्यूल चलता है लोगों का, उसमें मेडिटेशन, योगा करना इतना आसान नहीं है, टाइमिंग का इशू रहता है। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? टाइम तो निकालना पड़ता है। मेडिटेशन करना आसान नहीं है। बहुत सारी ऐसी और चीज़ें हैं वो भी आसान नहीं है। लोग जिम जाते हैं, लाउड म्यूज़िक सुन रहे होते हैं, डीजे मतलब पार्टीज़ करते हैं। बस 20 मिनट दिन के तो कोई भी निकाल सकता है। 24 घंटे में 20 मिनट आपको पता है कुछ भी नहीं है। खाली 20 मिनट ही हम आराम से शवासन में लेट जाएं। और वो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस कि रात को सोते वक्त, जब हम रात को सोने लगे हैं, सोने से पहले हम लेटे तो होंगे। अब वो जो फ़ोन लेके लेटे होते हो, इंस्टाग्राम पे रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, वो मत करो ना। उसको करने की जगह पे आप बस अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। ब्रीद इन फ्रॉम द नोज, ब्रीद आउट फ्रॉम द माउथ, या फिर ब्रीद इन फ्रॉम द लेफ्ट नॉस्ट्रिल, ब्रीद आउट फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रिल। बस इसी चीज़ पे ध्यान दो। नहीं तो और कुछ नहीं, तो बस ब्रीद इन करो और ब्रीद आउट पे ओम चैंट करो। आप ऐसा 20-25 बार ही करोगे ना, आपको नींद आ जाएगी। और ये एक शुरुआती तौर पे एक कहीं ना कहीं खुद से कनेक्ट कर रहे हैं।
धीरे 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 हम इसको और बेटर कर पाएंगे। तो पर शुरू तो ऐसे कर ही सकते हैं ना। ओके, दिन में टाइम ना मिले तो स्लीपिंग के टाइम पे कर सकते हैं। दिन में टाइम ना मिले तो रात को यस सोते वक्त कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली मैं आपको ये नहीं बोलूँगी ना आप दिन में पॉडकास्ट शूट करो, चलो जी 3 बज गए, हाँ जी आप आ जाओ योग निद्रा करो, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है ऑब्वियसली। तो आप रात को सोते वक्त ही ये चीज़ फॉलो कर लो, फ़ोन भी दूर हो जाएगा, नींद भी अच्छी आएगी, माइंड भी शांत रहेगा। और होता है ना ऐसा बहुत बार कि हम बहुत सारे लोगों का हेक्टिक लाइफस्टाइल है, पर हम लोग क्या करते हैं, हमें लगता है कि अपनी प्रोडक्टिविटी नहीं निकली तो गुस्सा किस पे निकलता है, अपने फैमिली मेम्बर्स पे, या तो हस्बैंड पे या वाइफ पे या बच्चे पे, ऐसा होता है ना। गलती हमारी है पर गुस्सा उनके ऊपर निकालना गलत है। व्हाट डू वी नीड टू डू, हम अपने ही माइंड को बैलेंस कर लेना, प्रोडक्टिविटी भी इम्प्रूव होगी, लॉजिकल भी सोच पाएंगे, गुस्सा भी कम आएगा, बहुत फ़ायदे हैं। और एक बार माइंड बैलेंस हो गया ना तो फिजिकल बॉडी तो बैलेंस हो ही जाएगी धीरे धीरे। सोनम जी, लॉकडाउन के बाद अगर हम देखते हैं तो ये मोबाइल स्क्रॉलिंग का हो गया, रील्स वगैरह देखना, यूट्यूब, इंस्टा, मतलब जो फ़ोन में ज़्यादा लगा रहना है, ये लॉकडाउन के बाद कुछ ज़्यादा हुआ है। क्योंकि लॉकडाउन में काफ़ी टाइम मिल गया लोगों को, फ्री थे तो मोबाइल के अलावा उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। अब उनका वो एडिक्शन बन चुका है, अब वो छूट नहीं रहा है। तो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या क्या है? पता है साइड इफ़ेक्ट्स इतने सारे हैं कि अगर गिनने आए ना तो मतलब हमें लगेगा कि ख़त्म ही नहीं हो रहे। पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे मैं बताऊंगी वो है हमारी बॉडी क्लॉक ख़राब हो रही है, हमारी स्लीप ख़राब हो रही है। और ऐसा नहीं आप सब लोगों की, मेरे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, पर कहीं ना कहीं मैं खुद को चेंज करना चाह रही हूँ। आजकल हम सबके काम सोशल मीडिया पे हैं, उसकी वजह से भी हम सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रहते हैं। बट द पॉइंट इज़ हम कुछ एक टाइम बना सकते हैं कि इस टाइम पे हमने मेडिटेट करके सोना ही है। इसलिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन का आंसर भी यही दिया था कि अगर हम रात को सोने से पहले ही 20 मिनट वो कर लें तो फ़ोन भी दूर हो गया, उतनी देर में हमें नींद आ गई तो हम दोबारा नींद में उठ के तो नहीं फ़ोन लेने लगे, है ना। एक्चुअली ये जो फ़ोन एडिक्शन है ना, इससे बहुत कुछ गलत हो रहा है। हमारी प्रोडक्टिविटी ख़राब हो रही है। जो काम हम 2 घंटे में कर सकते हैं वही काम में अब हमें 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि हमें जो सर्च करना है वो हम सर्च नहीं करते, बाकी सब कुछ देखने लग जाते हैं। दूसरी चीज़ हमारी बॉडी क्लॉक ख़राब हो रही है। एक्चुअली हमें सोना चाहिए अराउंड 10 बजे। 10 बजे सोने के लिए 9:30 बजे घर की लाइट्स ऑफ होनी चाहिए। 9:45 तक आपको योग निद्रा मेडिटेशन शुरू कर लेनी चाहिए। अगर आप वही करोगे तभी आप 10 बजे तक 10:15 तक सोओगे। जब हमारी बॉडी रेस्टिंग स्टेट पे होती है, स्लीप साइकिल पे होती है, तो उस टाइम पे बॉडी हमारे ऐसे एंजाइम्स प्रोड्यूस करती है, ऐसे सेल प्रोड्यूस करती है जो कि हमारी बॉडी को हील करते हैं। हमारा कोई भी डिसीज़ है उसको हील होने के लिए भी तो बॉडी को टाइम चाहिए। अगर हम पूरे दिन खाते रहेंगे तो हमारी बॉडी की एनर्जी किस चीज़ में जा रही है? उसको डाइजेस्ट करने में। वही एक सोने वाला टाइम है जिसमें हम कुछ नहीं खाते, और अगर हम 100 टाइम पे जाएं तो वही जो एनर्जी है वो यूज़ होगी हमारे डिसीज़ेस को हील करने में। तो आप देखना जो लोग लेट सो रहे हैं वो ये फ़ोन की वजह से और उस चीज़ की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे लाइफस्टाइल रिलेटेड डिसीज़ेस आ रहे हैं। और एंडोमेट्रियोसिस जो कि मुझे था वो भी एक लाइफस्टाइल डिसीज़ ही है। तो अगर हम अपनी स्लीप साइकिल ठीक कर ले, अपनी डाइट ठीक कर ले, सही टाइम पे खाएं, सही टाइम पे सोएं, तो आधी बीमारियां ऐसे ही ठीक हो जाएंगी। और मेडिटेशन रोज़ करें तो माइंड बैलेंस हो जाएगा। सोनम जी, आपने बताया कि टाइम पे सो जाना चाहिए और मेडिटेशन, योगा भी करना चाहिए अपने मेमोरी लॉस या ऐसी चीज़ों से बचने के लिए। बट हम बात करें कुछ बड़े बिजनेसमैन की, एलोन मस्क की कर लेते हैं, तो उनके पास इतने बिजनेस रनिंग में रहते हैं कि उनको सोने का टाइम नहीं है, उनको पूरी चीज़ें देखनी है, एक्टिव रहना है, तो वो सो भी 2 से 3 घंटे, मतलब इतना ही सो पाते हैं। और पावर नैप्स लेके वो पूरी दिनचर्या उनकी निकलती है। तो ऐसे लाइफस्टाइल में भी हेल्दी रहा जा सकता है क्या? किसने बोला आपको कि वो हेल्दी है? हमें सब कुछ नहीं पता चलता कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, बट एक्चुअली में उन्हें भी कुछ ना कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी विच वी आर नॉट इवन अवेयर ऑफ। अब मैं यहाँ पे नेम नहीं लूँगी किसी का, पर एक बहुत ही फेमस एक पर्सन है, ऑब्वियसली कहीं ना कहीं पीछे कुछ सर्कुलेट हुई थी न्यूज़ कि वो अपने खुद के नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करा के आए हैं। सो पॉइंट इज़ हमें नहीं पता कि कौन कितना ठीक है, कौन कितना ठीक नहीं है। मैं आपको यहाँ एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर हम ये सोचे कि वो पावर नैप लेता है और मैं ले लूँ, तो ऐसा नहीं है। वात पित्त कफ, ये 3 चीज़ें होती हैं। क्या? वात पित्त कफ है आयुर्वेदा के हिसाब से बॉडी के टाइप्स।
ओके। वात वाले वो होते हैं जिनकी बॉडी में पंच महाभूतास होते हैं, तो उसमें वात वाले वो लोग हैं जिनकी बॉडी में स्पेस और एयर ज़्यादा है। पित्त वाले वो लोग हैं जिनकी बॉडी में फायर एंड वाटर एलिमेंट है, एंड कफ वाले वो लोग हैं जिनकी बॉडी में अर्थ एंड वाटर एलिमेंट है। अब मैं यहाँ आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो वात वाले लोग हैं उन्हें कम से कम 9 से 10 घंटे की नींद चाहिए होती है। वो रात को 8 से 9 घंटे सोएं और दिन में भी आधा घंटा सो सकते हैं। पित्त वाले लोग हैं जो कि 6 से 7 घंटे भी सोएं तो भी काफ़ी है उनके लिए, और जो कफ वाले हैं वो भी 7 साढ़े 7 घंटे सोएं काफ़ी है। तो मेरी बात को आप ये समझो, हर बॉडी टाइप के हिसाब से स्लीप ज़रूरी नहीं है कि उन्हें ज़्यादा चाहिए। जैसे मैं वात प्रकृति की हूँ तो मुझे कैसे पता चलता है आप वात प्रकृति की हो? ओके, देखो इसमें ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं, बट मैं आपको कुछ एक दो चीज़ें समझा देती हूँ। जैसे वात वाले वो लोग होते हैं जिनकी बॉडी बिल्ड जो है वो नैरो है, ठीक है। पित्त वाले वो होते हैं जिनकी बॉडी बिल्ड मीडियम होती है, और कफ वाले वो होते हैं जिनका वेट बड़ी जल्दी बढ़ता है। अब वात पे ही आ जाते हैं। वात वाले वो होते हैं एयर एंड स्पेस, यहाँ पे बात आ रही है। हवा क्या करती है? ड्राई करती है ना। वात वाले वो लोग होते हैं जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है, जो पतले होते हैं, जिनको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रहती हैं या पेन्स वगैरह कुछ कुछ रहते हैं। पित्त वाले वो लोग होते हैं जिनका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होता है, पर बॉडी बिल्ड उनकी ब्रॉड होती है, थोड़ी मीडियम बॉडी बिल्ड होगी। और कफ वाले वो होते हैं जो ओबीस होते हैं, जल्दी मोटे हो जाते हैं, बहुत जल्दी उन्हें खांसी जुकाम होता है। अगर मुझे अपने आप को टेस्ट करना है या ऑडियंस में से किसी को टेस्ट करना है तो वो इसके कोई पैरामीटर्स है? ओके, देखिए ऐसे 10 to 12 क्वेश्चंस होते हैं जिनके बेसिस पे पता चलता है कि आप वात वाले हो, पित्त वाले हो, कफ वाले हो। और जब आपको पता चल जाएगा कि आप वात प्रकृति के हो, पित्त के हो, कफ के हो, उसके अकॉर्डिंग आप अपना ध्यान रख सकते हो। जैसे एक एग्जांपल दे रही हूँ, जिनका कफ प्रकृति के जो होते हैं उन्हें सूर्य नमस्कार ज़रूर करना चाहिए, उनको ज़्यादा मूवमेंट करनी चाहिए कि उनकी बॉडी लेथार्जिक ना हो, लेजी ना वो हो ज़्यादा हो। अब जो ये 12 क्वेश्चंस हैं वो मैं आप लोगों के साथ गूगल फॉर्म में शेयर करूंगी, और वो आप बस फॉर्म फिल करिए, आपको पता चल जाएगा। वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो सभी क्वेश्चन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो ज़रूर चेक कीजिएगा। तो सोनम जी, इसमें एज का भी कोई फैक्टर है क्या? किस एज से योगा स्टार्ट करना चाहिए? ओके, देखिए यस, अगर कोई बहुत छोटा बच्चा है तो वो तो नहीं, पर जब आप 4 से 5 साल के हो ना तो आप शुरू कर सकते हो। पर तब अगर हम बात करें कि बहुत ज़्यादा योगा करना है, 2 घंटे 3 घंटे, बिल्कुल भी नहीं। जो छोटे बच्चे हैं 4-5 साल के हैं, उनकी हाइट की गेन होनी चाहिए, उनका फोकस्ड माइंड होना चाहिए। तो कुछ 3 से 4 आसन ऐसे हैं जो उन्हें ज़रूर करने चाहिए। जैसे ताड़ आसन करना चाहिए बच्चों को, उससे उनकी हाइट इंक्रीज़ होती है, बहुत अच्छा है उनके लिए। उन्हें आई मूवमेंट वाला आसन करना चाहिए, वृक्षासन करना चाहिए, बॉडी बैलेंस होती है उनकी, ठीक है। अगर आई मूवमेंट पे फोकस करते हैं उससे उनकी कंसंट्रेशन इम्प्रूव होती है। तो ये छोटे छोटे अगर वो 2-3 आसन कर ले, वज्रासन कर ले खाना खाने के बाद, तो ओवरऑल ये उनके लिए अच्छा है। और मेरा बेटा 7 साल का है और मैं उससे कराती हूँ ये सब। खाना खाने के बाद में अगर कोई जैसे टहलने जाता है, घूमने जाते हैं, उसकी जगह ये आसन करके भी? वज्रासन। वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि हमें खाना खाने के बाद करना ही चाहिए। देखिए हम लोग खाना खाने के बाद जो वॉक कर रहे हैं ना वो सही नहीं है, क्योंकि खाना खाने के बाद खाना को डाइजेस्ट होना है, और डाइजेस्ट करने के लिए एनर्जी कहाँ पे चाहिए? स्टमक में। डाइजेशन तो यहीं पे होना है, पर हम लोग जब चलने लग जाते हैं तो एनर्जी कहाँ चली जाती है? लेग्स में। तो पर वो नहीं करना। अगर हम वज्रासन में बैठेंगे तो क्या होगा कि हमारा खाना प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएगा, और उसके 10 मिनट के बाद हम थोड़ा बहुत धीरे धीरे वॉक कर सकते हैं। आपने जैसे वज्रासन बताया, तो अब हम क्या करते हैं, एक ग्रुप बनाते हैं जिसमें बच्चे, यंग और ओल्ड एज वाले आते हैं, जिनमें आप उनको कौन कौन से आसन रिकमेंड करेंगे? तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों से। बच्चों के लिए टॉप 3 आसन जो सबको करना चाहिए। सारे बच्चों को जो मैं टॉप 3 आसन बोलूँगी ना, उसमें सबसे पहला है ताड़ आसन। क्योंकि होता क्या है, बच्चे चाहते हैं कि उनकी हाइट बड़ी हो। एक्चुअली बच्चे नहीं चाहते, हम पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चों की हाइट बड़ी हो। आजकल इतना जंक फूड खा रहे हैं, इतना अनहेल्दी ईटिंग कर रहे हैं कि बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हर एक बच्चे को ताड़ासन ज़रूर करना चाहिए। कैसे होता है ये ताड़ासन? अब ताड़ासन कैसे होता है, आप खड़े हो गए और आपने अपने टोज पे खड़े होना है और वॉक करना है।
और हैंड्स को ऊपर कर लेना है। Okay. ये है ताड़ासन, ठीक है। Okay. अब इसमें आप फॉरवर्ड वॉक भी कर सकते हो और रिवर्स वॉक भी कर सकते हो, ठीक है। ठीक है। दूसरा हो गया वज्रासन। अब बच्चे जब छोटे होते हैं ना, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ खाते रहते हैं और उन्हीं का स्टमक अपसेट भी बड़ा जल्दी होता है। आई थिंक ये आप सब रिलेट कर पाते होगे। तो अगर बच्चे खाना खाने के बाद यूजुअली उन्हें होता है कि टीवी देखना है, तो प्लीज़ एक चीज़ मैं आप सब पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को खाना खाते वक्त टीवी ना दिखाएं। उन्हें पहले खाना खाने दो, एज अ रिवॉर्ड उन्हें टीवी दो कि वो खाना फिनिश करे, टाइमली करे, च्यू प्रॉपरली करे। अदरवाइज ध्यान टीवी में होता है और स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं। तो खाना खा ले, जब टीवी देख रहे हैं तो उन्हें बोलो अब आपने खाना खा लिया, बस 10 मिनट वज्रासन में बैठ जाओ, फिर जैसे बैठना हो वैसे बैठ जाना। बच्चे का पॉस्चर भी इम्प्रूव होगा। अदरवाइज आजकल आधे से ज़्यादा बच्चे तो स्लाउच ही कर रहे होते हैं, तो उनका पॉस्चर इम्प्रूव होगा और उनका स्टमक भी बेटर होगा। तो तीसरा आसन जो हर बच्चे को करना चाहिए, जो बच्चे एंजॉय भी करते हो, वो है ट्री पोज। और ट्री पोज में कुछ भी नहीं होता, बस सीधे खड़े हो जाओ और एक जो लेग है ना आप अपनी फोल्ड करके, और आपका फीट होना चाहिए आपकी थाइस पे। बस अगर आपने इतना कर लिया और आप खड़े हो गए, खुद को बैलेंस कर पा रहे हो और हैंड्स आपके ये ऐसे बैलेंस करने के लिए है, खड़े होके एक पैर को साइड में। यू आर स्टैंडिंग लाइक अ ट्री ऑन अ सिंगल लेग, सो डैट इज ट्री आसन। और बच्चे बड़ा एंजॉय करते हैं, बिकॉज मैं स्कूल्स में जैसे बच्चों को भी सिखाती हूँ या कुछ कराती हूँ, इवेंट्स होते ये हैं पनिशमेंट के रूम में भी यूज लेते हैं स्कूलों में। कर सकते हैं, वैसे बहुत अच्छा आइडिया है। एक्चुअली अभी मेरी स्कूल्स में बात भी चल रही है और वहाँ यही बात चल रही है कि बच्चों को योगा कराना चाहिए, ज़रूर कराना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है जो मैं ज़रूर छेड़ना चाहूँगी जी बताइए। अपने सारे यूज़र्स के लिए। आजकल अगर आपने सुना हो तो जो गर्ल्स हैं, छोटी छोटी गर्ल्स को ना बहुत ही अर्ली एज में पीरियड्स हो रहे हैं, और उसका मेजर रीज़न क्या है? हमारा लाइफस्टाइल। तो प्लीज़ इफ़ यू टेक केयर ऑफ़ योर डॉटर्स, इफ़ यू लव योर डॉटर्स, एंड आई नो यू ऑल डू, तो आप इतना ज़रूर ध्यान रखो कि जंक फूड कम से कम दो, क्योंकि सारी चीज़ें जो भी बाहर मिल रही है वो हाईली प्रोसेस्ड है। उसके अलावा बच्चों को कॉस्मेटिक्स मत यूज़ करने दो, और मेक इट अ पॉइंट कि वो थोड़ा बहुत योगा रेगुलरली करें। अगर वो ये करेंगे तो ये मेनाक इतना जल्दी नहीं होगा, और अगर जितना जल्दी ये हो रहा है उतना ही जल्दी उनका चाइल्डहुड ख़राब हो रहा है, उतना ही जल्दी उनको लग रहा है उनका बचपन ख़त्म हो रहा है। तो वी एज पेरेंट्स हम ध्यान रख सकते हैं कि स्क्रीन टाइम कम करो बच्चों का, जंक फूड कम करें, प्रोसेस्ड फूड कम से कम दें, और जो चीज़ मैंने बताई 3 ये आसन अपने बच्चों को ज़रूर कराएं रोज़। ये हो गया बच्चों के लिए। हाँ जी। अब आते हैं हम यंग जो है यूथ, उनके लिए कौन से आसन आप रिकमेंड करेंगे? ठीक है, सो अगर मैं यंगस्टर्स की बात करूँ तो आई बिलीव सूर्य नमस्कार एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको पता हो, अगर हम 10 राउंड सूर्य नमस्कार के कर लेते हैं ना, तो हम 144 कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। आप जाओ जिम में, आप करो रनिंग, कितनी कैलोरीज बर्न करोगे ये आपको ऑलरेडी पता है। तो बस 10 सूर्य नमस्कार, 10 से 15 सूर्य नमस्कार अगर आप रोज़ कर लेते हो ना, और रात को सोते वक्त मेडिटेशन कर रहे हो, थोड़ा सा प्राणायाम कर रहे हो, अनुलोम विलोम, मोर देन इनफ है। बस इतना ही काफ़ी है। और सूर्य नमस्कार करो, बस जब कर रहे हो तो अपनी ब्रीदिंग पे ध्यान दो, इनहेल कब करना है, एक्सेल कब करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये मैम हो गया यंग के लिए। अब बात करते हैं जैसे ओल्ड एज है, उनके लिए क्या क्या आसन करना चाहिए उनको सबको? आपने बहुत सही क्वेश्चन पूछा, एंड आई बिलीव हर किसी को योग करना चाहिए। बट जब हम ओल्ड एज में आ जाते हैं तो ऐसा होता है कि जो लोग ओल्ड एज के, जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए हैं ना, या दादी नानी हो गए, तो वो हर एक आसन नहीं कर पाएंगे, ऑब्वियसली पॉसिबल नहीं है। पर अगर वो मेडिटेशन पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो उनके लिए बहुत अच्छा है। जैसे अनुलोम विलोम ज़रूर करें, ठीक है, हो सके तो वज्रासन में ज़रूर बैठे खाना खाने के बाद, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली मैं ये नहीं बोलूँगी कि वो सूर्य नमस्कार करें, बट अनुलोम विलोम, वज्रासन, और इसके साथ साथ 1-2 आसन और, जैसे बटरफ्लाई आसन करें, वो उनके लिए बहुत अच्छा है। बद्ध कोण आसन बोलते हैं हम इसे। सो बद्ध कोण आसन हो गया, बटरफ्लाई पोज जिसे बोले, 5 मिनट के लिए बटरफ्लाई पोज कर लो, ठीक है। पवन मुक्त आसन कर सकते हैं, वज्रासन कर सकते हैं। ऐसे 3 से 4 आसन है जो ओल्ड एज में हर कोई कर सकता है। तो मैम आपने तीनों एज ग्रुप के लिए आपने जैसे बता ही दिया। अब हम बात करते हैं जो ऑफिस जाते हैं या वर्क फॉर होम कर रहे हैं, जिनकी जो भी सिटिंग है, पूरे दिन बैठे बैठे काम करना है, पीसी के सामने स्क्रीन टाइमिंग है। अब बहुत लोगों के पास तो टाइम ही नहीं है। अब जो टाइम निकाल लेते हैं उनके लिए कोई आसन एक्टिविटी कुछ है? डेफिनेटली है।
अब देखो, मैं अगर आपको ये बोलूँ कि ऑफिस में बैठे हो और योगा कर लो तो आपका सारे मजाक उड़ाएंगे आपके कोलीग्स, तो ऐसे काम नहीं करूँगी मैं। आप सिंपल सा कुछ कर सकते हो। आप अपने डेस्क पे बैठे हुए हो, है ना, आप सबसे पहले ना अपने फीट रोटेशन कर लो, बस फीट बाहर करके रोटेट कर लो। ओके, ये शूज पहन के भी कर सकते हैं? हाँ जी, एंटी क्लॉकवाइज। अगर उतार के करेंगे तो बेटर है। दूसरी चीज आप करो स्ट्रेच आउटवर्ड्स, अपने अपनी फीट आउटवर्ड स्ट्रेच करें, इनवर्ड्स, आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स। आपके फीट रिलैक्स्ड होंगे और काफ भी रिलैक्स्ड होंगे। लास्ट बट नॉट लीस्ट आप ऐसे कर सकते हो, स्ट्रेच योर बॉडी अपवर्ड, तो आपकी बैक भी स्ट्रेट हो जाएगी और आपको बहुत रिलैक्स्ड फील होगा। सो बस इतना ही काफ़ी है। अगर आप ऑफिस जाने वालों में से हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी, यार योगा मेडिटेशन मेरे से नहीं होगा, तो ये चीज़ें, ये एक्सरसाइज करके आप रिलीव कर सकते हो अपनी बॉडी को। मैम, एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, क्या पता मेरे साथ ही हो रहा है या सबके साथ हो रहा होगा। जैसे ही सुबह हम उठते हैं तो हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहती, बिल्कुल लेजी लेजी सा फील होता है, ऐसा लगता है ऑफिस नहीं जाना, कोई काम नहीं करना। तो इसका क्या तो प्रॉब्लम है और इसका क्या सॉल्यूशन है? देखो, ये आपके साथ नहीं है, ये बहुत सारे लोगों के साथ है। और इसका पता है मेजर रीज़न क्या है? ये वही प्रॉब्लम है जो आपने मुझे सबसे पहले क्वेश्चन में पूछी थी, पहले दूसरे में, स्मार्टफोन। हम लोग जो अपने रात को सोने से पहले फ़ोन पे इतनी देर लगे रहते हैं ना, और उठते ही सबसे पहले फ़ोन की स्क्रीन देखते हैं, तो खाली हमारी आईज़ नहीं ख़राब हो रही, हमारी ओवरऑल बॉडी क्लॉक ख़राब हो रही है। इसीलिए जब हम सुबह उठते हैं हमारी नींद ही नहीं पूरी होती। एक्चुअली सोने का सही समय है 10 बजे, बट हम सो रहे हैं 12 बजे 1 बजे, जब हमारी आधी नींद जो है ना वो ख़राब हो चुकी है। उसके बाद वाली जो हम नींद ले रहे हैं ना, उससे हमें पूरा रेस्ट नहीं मिलता। स्लीप के भी अलग अलग फेजेस होते हैं, तो अगर हमें स्लीप साइकिल अपनी इम्प्रूव करनी है तो हमें रात को टाइम पे सोना ही पड़ेगा। मुझे पता है बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, तो उन्हें लगेगा कि हम कैसे करें। आई नो नाइट शिफ्ट में काम करो, बट पूरे महीने मत करो ना। अगर महीने में 3 से 4 दिन या हफ्ता आपकी नाइट शिफ्ट है, बाकी के टाइम पे तो आप डे शिफ्ट में काम कर रहे हो। और अगर आप नाइट शिफ्ट में काम करते भी हैं तो भी मेक इट अ पॉइंट कि आप रात को कुछ थोड़ी थोड़ी देर में खाते ना रहें, उसका भी ध्यान रखें। ओके, बट जैसे कोई 1-2 बजे सो रहा है, हाँ जी, तो वो लेट उठ रहा है सुबह, तो उससे भी रिकवरी नहीं होती? आपने कभी देखा कम से है कम birds? 7-8 घंटे वो सो रहा है कैसे जैसे भी। सो रहा है, ठीक है, पर उससे रिकवरी नहीं होगी। आपने कभी बर्ड्स को देखा है? बर्ड्स जैसे ही अंधेरा होता है वो अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद वो खाना भी नहीं खाती। ऑब्वियसली वो बाहर आके दोबारा तो नहीं खाना ढूंढेंगे, वो खाना भी नहीं खाती बाद में, बस उसके बाद रेस्ट करते हैं। और जैसे ही सुबह हल्का सा ये सूरज की पहली किरण आती है, उससे थोड़ा पहले ही वो उठ जाते हैं। तो उनका कभी डाइजेशन खराब होता है? उनको कभी ये सारी प्रॉब्लम्स होती है? एक्चुअली नहीं होती। तो ये सब हम लोगों ने ही अपनी बॉडी ख़राब करी है। और कैसे ख़राब करी है? सोने की वजह से। ये जो हमें सुबह उठ के इतना लेज़ीनेस फील होती है, ऐसा लगता है, वो लेज़ीनेस से तो शुरुआत होती है और बाद में हमें लगता है अब हमारा कुछ काम करने का मन नहीं है, और काम कर रहे हैं तो वो पूरा ख़त्म नहीं हो रहा। हमें ये सब चीज़ों को थोड़ा सा गैजेट से खुद को दूर रखना है। मैं ये नहीं बोलूँगी काम छोड़ दो, क्योंकि बहुत सारे लोगों के काम सोशल मीडिया पे है, फ़ोन पे है, लैपटॉप्स पे है, बट आप एक टाइम तो फिक्स कर सकते हो ना कि 7 बजे के बाद स्क्रीन का काम ना करो। प्रायोरिटाइज तो कर सकते हो ना कुछ चीज़ों को। बट जो क्रिएटर्स हैं, जो नए स्टार्टअप वाले हैं या जितने भी इन्फ्लुएंसर है, तो उनका वो नाइट लाइफ का तो पता नहीं क्या हो गया है कि वो 2-3 बजे पहले सो ही नहीं सकते। सर वो गलत कर रहे हैं, एक्चुअली वो गलत कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ खुद ख़राब कर रहे हैं। बिकॉज नाइट लाइफ में सो रहे हैं। आपको पता है कि बहुत सारे लोगों को कहते हैं ना, आपने अगर कभी सुना हो ये, आज तुम्हें जो खाना है खाते रहो, जब डॉक्टर छुड़वाएगा तब तुम छोड़ोगे। मैं कह रही हूँ, हम डॉक्टर की वेट ही क्यों कर रहे हैं कि डॉक्टर हमें बोले अब ये खाना छोड़ दो? हम पहले क्यों नहीं छोड़ सकते खुद समझ के कि ये हमें नहीं खाना अब? एक्चुअली में हमें खुद ही वो बॉडी हमारी सिग्नल देने लग जाती है। कैसे सिग्नल्स मिलते हैं हमारी बॉडी को? आपको लगेगा आपका डाइजेशन वीक हो रहा है, आपको कभी लगेगा कॉन्स्टिपेटेड है, या आपको लगेगा हेडेक हो रहा है, आपको लगेगा माइग्रेन है। मतलब चीज़ें गलत होने लग जाएंगी बॉडी में, आपको खुद साइंस मिल जाएंगे। जब मुझे एंडोमेट्रियोसिस हुआ था तो मुझे 2-3 महीने से कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे थे कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ निकली। तो हम अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, और उसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ सोना है, तो वो टाइम ठीक करना ही पड़ेगा।
और ऐसा नहीं है कि ना कि रात को काम होते हैं। ये जो भी क्रिएटर्स हैं, अगर हम लोग और आप लोग हम एक टाइम अपना फिक्स कर ले कि हमारा 7 o'clock तक ही स्टूडियो है, तो हमारा काम क्यों नहीं तब तक ख़त्म होगा। अभी पॉडकास्ट ही चल रहा है, 6 बजने वाले हैं, अब ये शूट होते होते 7-8 तो यहीं बज जाएंगे। आपकी चॉइस है। लेट्स से अभी चल रहा है पॉडकास्ट, अगर लेट्स से हमारा 6:30-7 बजे तक पॉडकास्ट खत्म होता है, तो 7 बजे आप घर जाइए ना। जो बाकी का काम है वो आप मंडे को करिए। उसके लिए वी हैव दिस हैबिट, पेन एंड पेपर, आप वो नोट डाउन कर सकते हो। आई हैव स्टार्टेड मेंटेनिंग माई डायरी, मैं वो नोट डाउन करके जाऊंगी और वो सारे काम मैं मंडे को फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग आई एम गोइंग टू डू दैट। प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा, या तो आज हेल्थ को कर लो, नहीं तो कल को हेल्थ आपको कर देगी प्रायोरिटाइज। सोनम जी, आपने बोला कि 9-10 बजे के आसपास सो जाना चाहिए और सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए, लेकिन मैंने ये सुना है कि लोग सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं, सनराइज से भी पहले उठ जाते हैं और उनको काफ़ी बेनिफिट भी मिलते हैं, तो इसके बेनिफिट क्या है? काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं, बट अगर मैं एक्चुअली मॉडर्न लाइफ में इसको लेके आऊँ ना, तो अगर हम सुबह 6 बजे भी उठ रहे हैं ना, 5:30 भी उठ रहे हैं, तो वो भी मोर देन इनफ है। बट कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सुबह 4-4:30 बजे भी उठ जाते हैं, बट अगर वो 4-4:30 उठ के आपको खुद पॉजिटिव नहीं लग रहा, बिकॉज हर किसी को नहीं लगेगा। अगर आप पूरा कल का आपका हेक्टिक डे था और मैं आपको बोलूँ कि कल अपने सुबह 4:30 उठना है, आपके वो बॉडी क्लॉक को एडजस्ट होने में कम से कम 2-3 महीने तो लगेंगे ना। रोज़ रात को उतने बजे सोओगे तभी सुबह उठ पाओगे। पर अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, आप सनराइज से भी पहले उठ पाते हो। वैसे मैं आपको बेस्ट सजेशन दूंगी कि 5 से 6 के बीच में उठ जाओ, पर अगर आप उससे भी पहले उठना चाहते हो, उठ जाते हो, तो ऑब्वियसली आपका माइंड बहुत रिलैक्स्ड रहेगा, बहुत ही पीसफुल स्लीप भी आपको मिलेगी। ओवरऑल आप लॉजिकल सोच पाओगे, ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे। और वो एक टाइम ऐसा होता है जब कोई भी अवेक नहीं होता, हर कोई सो रहा होता है और आप उठे हो। आप उठ के वो सारी चीज़ें कर सकते हो जो आप लोगों से पहले, जैसे आप योगा कर लोगे सुबह उठने से पहले, आप अपनी बुक रीडिंग कर सकते हो सुबह उठने से पहले। आप उसके बाद ऑलरेडी यू विल बी रेडी फॉर द वर्क। अदरवाइज अभी आज के टाइम में आधी से ज़्यादा टेंशन क्यों होती है कि जैसे ही हम सुबह उठते हैं, लंच बनाओ, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, जल्दी 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 सब कुछ उठता है। अगर हम टाइम पे उठेंगे तो हम पहले ही माइंड को वो टाइम दे देंगे रिलैक्स होने का, और उसके बाद वी कैन गेट इन टू आवर डेली रूटीन। मैम, लाइफस्टाइल की बात चल ही रही है, तो बहुत से लोग गट हेल्थ से भी परेशान हैं, तो क्या आसन से गट हेल्थ की प्रॉब्लम दूर की जा सकती है? ज़रूर की जा सकती है। देखो, गट हेल्थ के लिए सिंपल सा लॉजिक है, सुबह उठ के मलासन में ज़रूर बैठें। मलासन इज़ नथिंग, इट इज़ जस्ट द इंडियन टॉयलेट स्टाइल। अभी वी डू नॉट हैव इंडियन टॉयलेट्स, हम वेस्टर्नाइजेशन को फॉलो कर रहे हैं, जो कि हम गलत कर रहे हैं। फॉरेनर्स ने इंडियन टॉयलेट सीट्स नहीं लगवाई है अपने घरों में, तो हम लोग वो हमें पूरा नहीं फॉलो कर पा रहे। सो बट एक्चुअली हम लोग अपने कल्चर को छोड़ रहे हैं, अपनी चीज़ों को छोड़ रहे हैं, इसीलिए गट हेल्थ की प्रॉब्लम आ रही है। सुबह उठ के इंडियन टॉयलेट स्टाइल में बैठे, अगर घर में इंडियन टॉयलेट सीट नहीं है तो एटलीस्ट ये ही कर लो, टॉयलेट स्टाइल में बैठो और ल्यूक वार्म वाटर पियो धीरे धीरे सिप करके। पहला ये। उसके बाद आप खड़े हो जाओ और ताड़ासन में वॉक करो, दूसरा ये। और उसके बाद इसी में कटी चक्र आसन कर लो, जो कि कुछ ऐसा होता है। अगर आप ये ही कर लेते हो तो आप नोटिस करोगे कि आपकी गट हेल्थ की प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होगी। बट आप अगर जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका सोने का टाइम फिक्स नहीं है, तो आप कितनी भी कोशिश कर लो, खाली योगा से ठीक नहीं होगा। बिकॉज फूड का भी उतना ही मेजर रोल है, जैसा कि मैंने शुरुआत में भी बताया। मैम, जैसे डाइट की बात हो ही रही है, तो डेली लास्ट मील का बेस्ट टाइम क्या होना चाहिए? 7 बजे से पहले पहले, और यही मैं फॉलो कर रही हूँ पिछले 2-3 सालों से। कभी कभार लेट हो जाता है क्योंकि ऑब्वियसली रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, कभी काम का हो जाता है, जैसे आज लेट हो जाएगा ऐसा। अदरवाइज आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं 7 o'clock से पहले अपना डिनर फिनिश कर लेती हूँ। ओके, मतलब अगर रात को किसी को अगर भूख लग जाती है तो क्या खा सकता है? दूध का आधा ग्लास पी सकते हो, या तो सौंफ डाल लो दूध में, या फिर आप इलायची डाल लो और वो आप आधा ग्लास दूध पी सकते हो। किसी दिन सौंफ में दूध उबाल लो, किसी दिन इलायची वाला दूध बना लो, और बस वो आप आधा ग्लास पी लो, फिर भूख नहीं लगेगी। हम लोग गलती ही ये करते हैं जिससे हमारी डाइट ख़राब हो रही है कि जब हमें भूख लगनी है तब हमें बस दिखता है स्विगी या जोमेटो, और इस चीज़ की वजह से भी हमारी डाइट और हमारी हेल्थ बहुत ख़राब हो रही है। तो अगर रात को भूख लग रही है तो हाफ अ ग्लास ऑफ मिल्क इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन।
अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन करेंगे, मेरी डॉक्टर ने मिल्क बंद करा हुआ है, मिल्क इज़ नॉट हेल्दी। सो एक्चुअली मिल्क गलत नहीं है। काऊ की कुछ ब्रीड्स होती हैं या बफलो की ब्रीड्स होती है जिन्हें ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ती है। और वो जो ऑक्सीटॉक्सिन हार्मोन वाला मिल्क प्रोडक्शन वाला वो मिल्क जो है वो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। तो आप ये ध्यान रखो कि जहाँ से आप सोर्स कर रहे हो मिल्क, वो मिल्क अच्छे फार्म से हो, वहाँ पे जो है काउस को, है ना, बफलोज को बहुत अच्छी तरह रखा जा रहा है। और जो हमारी काऊ की ब्रीड है वो देसी गाय होनी चाहिए, जैसे गीर हो गई, साहिवाल हो गई, देसी काऊ मिल्क होना चाहिए, तो डैट इज़ गुड फॉर हेल्थ। सो मिल्क पहले भी अमृत था, आज भी अमृत है। जस्ट लाइक कि ह्यूमंस ने इलीगल एक्टिविटीज़, गलत चीज़ों की वजह से केमिकल हार्मोन्स इंजेक्ट करेंगे तो कोई भी चीज़ ख़राब होगी होगी, और वो आज बहुत सारी चीज़ों में है। जो दिन का लास्ट मील है वो हेवी होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद तो पूरी रात खाना है ही नहीं। देखो इसमें ना बहुत अच्छी चीज़ है, आयुर्वेदा कहता है कि आहार ठीक है तो किसी दवाई की ज़रूरत ही नहीं है। तो फूड इज़ द बेस्ट मेडिसिन। अगर हम अपने खाने को ठीक कर लेते हैं तो आधी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो मैं यहाँ पे खाली आपको रात का नहीं, मैं आपको सुबह का भी बताती हूँ। अगर आप दिन में खाली 2 बार ही खाना खाते हो, तब भी आप ऐसा कर सकते हो कि दिन के टाइम में आप सब्जी ले सकते हो रोटी के साथ में, सलाद ले सकते हो, किसी दिन दही ले सकते हो। कोई भी चीज़ रोज़ मत खाओ। अगर हम आयुर्वेदा के हिसाब से कोई भी चीज़ रोज़ खाते हैं ना, तो वो हमारी बॉडी के लिए फ़ायदा नहीं, नुकसान करती है। तो अगर दिन में सब्जी खा रहे हैं हम, ठीक है, ब्रंच ले लिया फॉर एग्जांपल, 10 साढ़े 10 बजे तक हम खा लेते हैं, और उसके बाद हमने ब्रंच लिया, उसमें हमने सब्जी ले ली, रोटी ले ली, साथ में सैलड ले लिया, ठीक है, ये खा ले। किसी दिन सैलड नहीं लिया, दही ले ली, ये खा लिया। उसके 2-3 घंटे के बाद 4 बजे से पहले पहले कोई फ्रूट खा लो आप। और शाम को जो आपका डिनर है ना, वो डिनर ऐसा ही होना चाहिए कि वो बहुत हैवी ना हो। आप दलिया खा सकते हो बहुत सारी सब्जियां डाल के, आप खिचड़ी खा सकते हो बहुत सारी सब्जियां डाल के, आप मिलेट्स खा सकते हो जिसमें आप लिटिल मिलेट ले सकते हो, किनुआ ले सकते हो, सावक के चावल जो आपके व्रत वाले होते हैं, पर सब्जियां काफ़ी सारी डाल लो। आपका फाइबर भी बॉडी में ज़्यादा गया, आपकी बॉडी में अच्छी चीज़ गई, क्योंकि ये जो खिचड़ी है, दलिया, ये बॉडी के लिए एक मेडिसिन की तरह काम करते हैं। तो इस तरीके का खाना खाया जा सकता है, और ज़रूरी नहीं है रोज़ ये करो। किसी दिन आप कोई चीले भी खा सकते हो, जैसे रागी जवार का चीला खा सकते हो, या फिर किसी दिन रोटी सब्जी खा सकते हो, कोई दाल बना ली, दाल रोटी खा ली रात को, ठीक है, ऐसा कुछ आप कर सकते हो, या ब्राउन राइस खा लिए दाल के साथ। मतलब रात का खाना इस तरीके का रखो, और रात को कच्ची सब्जियाँ और दही मत खाओ, ये आयुर्वेदा कहता है, ठीक है। अब ये सब आपने कर लिया, फिर आप कहोगे कि रात का खाना लाइट हो गया तो फिर भूख लगेगी, तो आप रात को दूध पी के सो सकते हो। और यही मैं फॉलो कर रही हूँ पिछले 4 सालों से। पर अगर आप भी उन कुछ लोगों में से हो जिन्हें 2 बार खाना खा के नहीं चलता, तो आप सुबह उठते हो जब 8:30-9 बजे के बीच में कुछ लाइट आप ब्रेकफास्ट कर सकते हो। मतलब जैसे आपने थोड़ा पोहा खा लिया, कुछ खा लिया, उसके बाद 11 बजे फ्रूट खा लिया, तो आपका ब्रेकफास्ट इस तरीके से डिवाइड हो गया कि फ्रूट्स भी हो गए, आपने थोड़ा सा पोहा या थोड़ा उपमा, या किसी दिन ब्रेड का कुछ सैंडविच, किसी दिन चीला, ये सब खा लिया। और दोपहर को अपना लंच वही 2 बजे करो, रात को डिनर कर लो 7 बजे तक। डाइट आपने बता दी, चाय की बात क्यों नहीं हुई? आयुर्वेदा ना कहता ही नहीं है कि चाय पियो। देखो सुबह उठ के जो खाली पेट चाय पीते हैं ना, आयुर्वेदा तो नहीं कहता, लेकिन हमारे पूर्वज कहते हैं चाय पीनी चाहिए। एक्चुअली पूर्वजों ने भी एग्जैक्टली ये नहीं बोला होगा कि चाय पीनी चाहिए। वो शुरुआत कैसी हुई होगी, धीरे धीरे जाके चीज़ें करप्ट हो जाती हैं। वो शुरुआत हुई होगी चाय किस तरीके से पीनी चाहिए, पर वो हमने चाय में बहुत कुछ चेंज कर दिया, हर एक चीज़ प्रोसेस्ड है अभी। सो अगर आपने चाय पीनी भी है तो सुबह मत पियो कभी भी खाली पेट। उस टाइम पे भीगे हुए बादाम खा सकते हो, कभी आप कोई जूस पी सकते हो, है ना, मतलब, या इस तरीके से डिटॉक्स वाटर पी सकते हो, जैसे जीरे का पानी, सौंफ का पानी। पर ये जो आप चाय की बात कर रहे हो, मैं नहीं कहती आप चाय छोड़ो, और मैं किसी को नहीं बोलूँगी चाय छोड़ने के लिए, बिकॉज अदरवाइज बहुत सारे दुश्मन मेरे यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे। वो तो ज़रूर होंगे, क्योंकि मैंने अपने दादा नाना को देखा है, आज उनकी एज 80+ हो गई होगी, 80-90 प्लस। हाँ जी। वो शुरू से उतनी चाय पी रहे हैं, आज भी उतनी चाय पी रहे हैं, लेकिन चाय से उनके कोई दिक्कत ही नहीं है। पर वो सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीते। पर उसके अलावा वो क्या कर रहे हैं अपनी पूरी दिनचर्या में, वो आप करते हो? बीड़ी पीते।
बीड़ी की बात अगर करें तो आयुर्वेदा में भी कहीं पे हुआ है धूम्रपान, पर वो किस तरीके की बीड़ी होती थी, ये वाली नहीं होती थी जो आज टोबैको वाली होती है जो हेल्थ के लिए हार्मफुल है। वो धूम्रपान इस तरीके से होता था जिससे कि हमारे बॉडी का डाइजेशन स्ट्रांग होता था। उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी, उसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स थे जिन्हें जला के हम इनहेल कर रहे थे। वो नुकसान नहीं कर रहे थे, पर ये सब नुकसान कर रहे हैं। लेकिन उनके तो कोई इश्यू, मैं देखता हूँ मुझे कोई इश्यू लगता ही नहीं, आराम से दिन में 4-5 बार चाय पी रहे हैं। कितना काम वो करते थे और आज भी करते हैं। वो हमारी तरह खाली ऐसे बैठ के नहीं काम करते, हम खाली नहीं है, पर हम बैठे बैठे पूरे दिन अपना बिता देते हैं, पर वो मूवमेंट करते रहते हैं, तभी उनके घुटनों में दर्द नहीं, कुछ नहीं। और आजकल जिन जिन की मूवमेंट्स बंद हो गई हैं, खड़े होके खाना बना रहे हैं, सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। पहले चिल्लम पीते थे, मुझे पता है घर पे ही पान उगाया जाता था, वो पान रहता सही था उनके लिए। तो वो बीटल नट, ये जो पान है ना, जैसे उसमें होता क्या था, या तो पान होता था सुपारी, ये दोनों चीजें बड़ी अच्छी हैं। सोनम जी, आपकी बातों से लग रहा है मार्केट में एक नया प्रोडक्ट आने वाला है, आपने आइडिया दे ही दिया है, हर्बल बीड़ी। देखिए, इस चीज़ पे मैं कुछ कमेंट तो नहीं करूँगी, बट एक्चुअली में हम लोग पान के पत्ते खाना खाने के बाद या सुपारी खाना खाने के बाद अगर चबाते हैं तो उसमें ऐसे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं जिससे हमारा खाना बहुत अच्छी तरह डाइजेस्ट होता है। अगर ऐसे प्रोडक्ट से कोई बनाता है तो अच्छी बात है। ओके। और जहाँ तक रही बात आपकी चाय की, तो चाय पीने से कोई मना नहीं कर रहा, और चाय पीना कोई गुनाह नहीं है, बट खाली पेट चाय पीते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम, गट हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर चाय आपने पीनी है तो बेस्ट टाइम है शाम को 4-4:30 बजे आप चाय पी सकते हो। और कोशिश करिए, चाय दूध वाली होती है तो उसके साथ में कुछ नमकीन ना ले, बिकॉज आयुर्वेदा में क्लियरली कहा गया है कि दूध के साथ नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। सोनम जी, अभी देखें तो लोग इंटरमिटेंट ये फास्टिंग कुछ कर रहे हैं, इससे क्या फ़ायदा है? सुनने को ये भी है कि ये अपनी बॉडी में से डीप क्लीनिंग करता है, ये कैसे है? देखिए, ये ना अभी नया नया ट्रेंड आया है, वही अगेन वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर सब कुछ फॉलो कर रहे हैं। पहले के टाइम में जो योगी होते थे ना, वो पूरे दिन योग करते थे, ध्यान करते थे, वो दिन में एक बार खाना खाते थे, उनके लिए सूट करता था। हम पूरे दिन काम कर रहे होते हैं, ऑफिस में पूरे दिन काम कर रहे हैं, पूरे दिन हेक्टिक लाइफस्टाइल है, और अगर हम दिन में ऐसे खाना खाएंगे तो हर किसी के लिए वो हेल्पफुल नहीं होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति एंड कफ प्रकृति। जो वात प्रकृति वाले लोग हैं ना, उन्हें लंबे टाइम फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, और इंटरमिटेंट फास्टिंग में होता है 16 घंटे कुछ ना खाओ, 8 घंटे में सब कुछ खा लो। आप खुद सोचो, अगर आप पूरे दिन में खाली 8 घंटे में सब कुछ खा रहे हो तो कहीं ना कहीं बॉडी को उतने टाइम में सब कुछ डाइजेस्ट करना है। तो वात प्रकृति वालों के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है, उनको ज़्यादा लंबी फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, बिकॉज उसकी वजह से बॉडी में एयर बढ़ती है और स्पेस बढ़ता है, और उसकी वजह से हेल्थ प्रॉब्लम्स आती हैं। पर ये जो पित्त वाले हैं, जिनका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग है, तो वो कर सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप ये 16 घंटे की फास्टिंग करो। मैं एक्चुअली कहती हूँ, अगर हम टाइम पे सो गए ना, अगर हमें 10 बजे सोना है तो हम 8 बजे से पहले पहले खाना खा लेंगे, 8 बजे से पहले खाना खाएंगे तो फिर हम सुबह उठेंगे 6 बजे, फिर उठते ही तो कुछ खाएंगे नहीं, हम पहला खाना 9 बजे या 10 बजे ही खाएंगे। तो हम ना चाहते हुए भी 14 घंटे की फास्टिंग कर लेंगे बिना सोचे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। तो एक्चुअली अगर हम अपना सोने का पैटर्न ही ठीक कर लिया ना, तो हम ना चाहते हुए भी इंटरमिटेंट ही कर रहे होंगे, पर 16 घंटे वाली नहीं, 14 घंटे वाली। पर अगर आपको यही चीज़ है कि फास्टिंग बहुत अच्छी है, और एक्चुअली आयुर्वेदा भी कहता है कि फास्टिंग इज़ द बेस्ट मेडिसिन, और मैंने खुद एक ये स्टोरी में भी ये चीज़ बोली कि फास्टिंग बहुत अच्छी चीज़ है। अगर मेडिसिन नहीं लेनी, फास्ट कर लो। स्टमक इन्फेक्शन है, व्रत रख लो, कुछ मत खाओ, ठीक हो जाओगे कल तक। मैं करती हूँ ऐसा, जब मुझे फीवर होता है या मुझे स्टमक इन्फेक्शन होता है, मैं खाली अजवाइन, जीरा या सौंफ वाला पानी पीती रहती हूँ, पूरे दिन खाती नहीं हूँ, फिर अगले दिन थोड़ा बहुत फ्रूट खा लेती हूँ, और तीसरे दिन तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाती हूँ। आपने बताया कि जीरा, अजवाइन और सौंफ वाला पानी पीते रहते हो, इससे क्या फ़ायदा है? देखो, रोज कोई भी चीज़ खानी या पीनी गलत है आयुर्वेदा के हिसाब से। डेली पानी पीना भी गलत है? डेली ऐसा पानी, सेम पानी पीना गलत है। तो देखो, पानी भी अगर बात करें ना, जैसे अगर मैं रोज़ ही सौंफ, जीरा, अजवाइन तीनों को मिला के ये पानी पी रही हूँ तो रोज़ नहीं। किसी दिन आप सौंफ वाला पानी उबाल के पी लो, किसी दिन आप जीरे वाला पी लो, किसी दिन ये अजवाइन वाला पी लो, और किसी 2 दिन छोड़ भी दो। रोज़ कोई भी चीज़ मत फॉलो करो, सेम नहीं होनी चाहिए। बॉडी को आदत पड़ जाती है उस चीज़ की। एडिक्शन ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, मैंने बताया था
तो एडिक्शन अगर कहते हैं कि लिकर का बुरा है, तो एडिक्शन किसी भी चीज़ का रोज़ का बुरा है। तो आप रोज़ कोई चीज़ मत लो, किसी दिन अजवाइन, किसी दिन जीरा, किसी 2 दिन छोड़ दो। तो डेली रोटी खाना भी फिर वो एडिक्शन हो गया, रोटी भी नहीं खानी चाहिए डेली। एक्चुअली में अगर हम बात कर रहे हैं रोटी खाने की, तो हम हफ्ते में नवरात्रों के व्रत होते थे तो हम फास्टिंग करते थे, सोमवार के व्रत होते हैं। तो ये फास्टिंग पुराने ज़माने से चलती आ रही है और ये बॉडी के लिए बहुत अच्छी है। एक दिन बॉडी को रेस्ट मिल गया, और वो जब रेस्ट मिला ना, तो आपकी बॉडी की बीमारियां ठीक हो गई। और यही जो हम 7 बजे से पहले पहले डिनर कर लेते हैं, वो बॉडी को रेस्ट ही मिल रहा है। रेस्टिंग फेस में ही बॉडी हील करती है। देखो, जब बॉडी रेस्ट कर रही है तभी बॉडी हील करेगी, तभी बॉडी आपके डिसीजेस को ठीक करेगी। तो इंटरमिटेंट इस चीज़ में फ़ायदेमंद है, पर 16 घंटे की फास्टिंग हर किसी के लिए अच्छी नहीं है। तो अगर आप पित्त प्रकृति के हो या कफ प्रकृति के हो, तो 13 से 14 घंटे की फास्टिंग करो। बट शर्त ये है कि टाइम पे सो भी ज़रूर। खाली फास्टिंग कर रहे हो और टाइम पे नहीं सो रहे, इंटरमिटेंट कर रहे हो और सो रहे हो आप रात को 2-3 बजे, तो वो भी गलत है। उससे बॉडी को फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचेगा। कोई बस वीडियो देख के इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर लेनी चाहिए। तो सोनम जी, ये इंटरमिटेंट फास्टिंग और कीटो में सेम ही है, इनमें भी कुछ डिफरेंस होता है? ये दोनों सेम बिल्कुल भी नहीं है। इंटरमिटेंट फास्टिंग वो है जहाँ पे हम 8 to 9 आवर्स की विंडो में खा रहे हैं, बाकी टाइम पे गैप रख रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं। बट कीटो डाइट वो होती है जिसमें ना हमें कार्ब्स को रिड्यूस करना है। एक्चुअली में हमारी बॉडी को फाइबर ज़्यादा चाहिए। जब हम वेट लूज़ करने वाली डाइट पे आते हैं ना, तो हमें बॉडी में से कार्ब्स कम करने होंगे, फाइबर बढ़ाना होगा। मतलब कि रोटी, आटा, चावल ये सब कम कर लो, वेजिटेबल्स को बढ़ा दो, प्रोटीन को भी मॉडरेट रखो, और हेल्दी फैट्स में जैसे फ़िश हो गई, एग्स हो गई, ये सब हम बढ़ा देते हैं उसमें। वो होती है हमारी कीटो डाइट। बट एक्चुअली में ये डाइट ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज वेस्टर्न कल्चर से आई फॉलो करने लग जाओ तो ब्लाइंडली किसी भी चीज़ को फॉलो ना करो। खुद ही अपनी डाइट का ध्यान रखो, सब्जियां ज़्यादा खाओ, और आपकी खिचड़ी बना रहे हो तो सब्जी का पोर्शन ध्यान रखो। अगर रोटी खा रहे हो तो रोटी अगर 1 ले रहे हो तो 2 कटोरी दाल ले लो, या रोटी 1 ले रहे हो 2 कटोरी सब्जी ले लो। इन सब चीज़ों का खुद ही ध्यान रखोगे तो कीटो वीटो किसी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सोनम जी, आजकल देखते हैं तो कोरियन ग्लास स्किन का काफ़ी ट्रेंड चल रहा है। सेलिब्रिटीज़ वगैरह को अपन देखते हैं तो वो भी इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। तो ये डाइट और योगा मेडिटेशन से अचीव किया जा सकता है, या इसके लिए भी कोई एक्सटर्नल प्रोडक्ट हमें यूज़ करना पड़ता है? एक्चुअली में अगर बात करें ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक आपने ज़रूर मेरे से पूछा, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी सारे लोगों को जानना ज़रूरी है। हमें ना अपने स्किन पे कोई केमिकल्स की ज़रूरत ही नहीं है। एक सनस्क्रीन ऐसी चीज़ होती है बस जो हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है, और वो भी अगर आपको ना पता हो तो व्हीट जर्म ऑयल जो होता है ना, व्हीट जर्म ऑयल में सनस्क्रीन प्रॉपर्टीज़ है। हमारे हर एक ऑयल में सनस्क्रीन प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो है, बस हमें उन्हें रीअप्लाई करना पड़ेगा। तो सनस्क्रीन तभी ज़रूरी है जब हम बाहर जा रहे हैं। अदरवाइज़ अगर मैं बॉडी पे, फेस की अगर मैं बात करूं स्पेशली, कि फेस पे कोई केमिकल बेस्ड मॉइस्चराइज़र लगाने या कॉस्मेटिक लगाने, फाउंडेशन लगाने, तो इन सब से ग्लो टेम्पररी आएगा, बस ओनली फॉर द पार्टी। अदरवाइज़ अगर आपको इनर ग्लो चाहिए, स्किन पे प्रॉपर ग्लो चाहिए, तो आपको किसी भी फेशियल की कभी ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली फेस योगा पे फोकस करो। आप अपने हैंड्स में ही अपने फिंगर से हुक बना सकते हो, और फेस पे कोई भी ऑलिव ऑयल, विटामिन ई के कैप्सूल या फिर आलमंड ऑयल लगा लिया आपने थोड़ा सा फेस पे, और आप बस इस तरीके से अपने फेस की मसाज करो 10 टाइम्स ऐसे, फिर 10 टाइम्स यहाँ पे, बस जो भी करो बड़े ध्यान से करो, फिर यहाँ पे 10 टाइम्स, और इसके साथ साथ बस फेस टैपिंग करो। अगर आप ये रोज़ कर लेते हो 3 से 4 मिनट, तो आपको किसी फेशियल की ज़रूरत नहीं है। एंड एक्चुअली ट्रस्ट मी, मैंने आज तक कभी फेशियल नहीं कराया। और दूसरी चीज़, ये जो केमिकल्स वाले आप जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हो, चाहे वो सोप है, चाहे वो मॉइस्चराइज़र है, चाहे वो ग्लो के लिए जो सिरम्स यूज़ कर रहे हो, उससे स्किन को फ़ायदा नहीं हो रहा। रादर आपकी स्किन को ब्रीथ करने का ही टाइम नहीं मिल रहा, और वो धीरे धीरे आपकी स्किन ख़राब होगी और वो ग्लो रहेगा ही नहीं। तो नेचुरल ग्लो एक्चुअली मेडिटेशन से आता है। मैंने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो मेरे गुरु हैं या किसी को, जो लोग मेडिटेशन करते हैं ना, उनके फेस पे एक अलग ही ग्लो होता है।
तो वो कोई ये स्किन केयर नहीं यूज़ करते, कोरियन स्किन केयर नहीं यूज़ करे, पर वो इनर ग्लो है। ब्लड प्योरीफाई होगा तो ग्लो आएगा ही आएगा। वो नेचुरल ग्लो पे फोकस करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, और ये हार्मफुल केमिकल्स या फेशियल्स पे खर्चा ना करें। ये आपने जो मसाज बताई है ये ओनली गर्ल्स के लिए है या बॉयज़ के लिए भी है? सारे कर सकते हैं ये मसाज, एंड ये प्रॉपरली, ये बेसिकली इसको मैं सिखाती भी हूँ, मैं बताती हूँ इस चीज़ के बारे में डिटेल में। मतलब बस 5 मिनट रोज़ के, पार्लर में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आप फेस पे मॉइस्चराइज़र तो लगाते ही हो, जिनकी भी ड्राई स्किन है वो लगाते हैं, जिनके ऑयली है वो वैसे ही हल्का सा फेस को वेट करने के बाद आप मसाज कर सकते हो अपने फेस पे, और हर कोई कर सकता है ये। स्टार्टिंग फ्रॉम एज 15-16 से आप स्टार्ट करो, एंड यू डू इट अंटिल लाइक यू आर ओल्ड एज वेल। सो हर किसी को करना चाहिए। सोनम जी, आपने बताया कि हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए डाइट, योगा, फास्टिंग, मेडिटेशन ये सब करना चाहिए, लेकिन इनमें टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें हैं ये सारी, तो जैन जी के पास टाइम कहाँ है? अब हम बात करें कि ये चीज़ें अगर मैं 20 से 25 मिनट में सब कर सकूं तो फिर भी निकाल सकते हैं 20 मिनट। तो टाइम के इशू को देखते हुए कोई आपके पास रेमेडीज़ है जो 10-15 मिनट में हम सारी एक्टिविटीज़ कर सकें? सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चन पे ही एक क्रॉस क्वेश्चन करूंगी कि जेनजी के पास अगर टाइम नहीं है तो वो जिम में 2 घंटे कैसे निकाल लेते हैं? वो भी बहुत कम जा पाते हैं, सब नहीं जा पाते। चलिए, आपकी बात मान ली, जो नहीं जा पाते हैं, है ना, और अगर जो जा भी पा रहे हैं और उनको फिर भी चाहिए कि हमें थोड़ा ये बेनिफिट हो, तो जैसा कि मैंने बताया, रात को सोने से पहले मेडिटेशन कर लो, नींद भी अच्छी आएगी, फ़ोन से भी दूर रहेंगे, स्लीप साइकिल इंप्रूव होगी, ब्लड प्योरीफाई होगा, स्किन पे ग्लो आएगा, स्ट्रेस एंड एंजाइटी दूर होगी, और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। ठीक है। दूसरी चीज़ इसके साथ साथ स्किन केयर की जहाँ तक बात है, अब रात को सोते हो तो फेस वॉश तो हम करते ही हैं, और सोते वक्त हल्का सा जब फेस पे ऑयल लगाते हैं या कोई मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, उसी टाइम पे ये 2-3 मिनट की तो मसाज है, ये हम कर सकते हैं ना। और फेस टैपिंग कर सकते हैं। आप खुद देखना कि आपका माइंड इतना रिलैक्स्ड फील करेगा। एक्चुअली में आधा घंटा आपने बोला, मैं तो बता रही हूँ 25 मिनट में ये हो जाएगा। और बाकी तो आपकी चॉइस है ना कि आप हेल्दी रहना चाहते हो तो थोड़ी वॉक करो, थोड़ा सूर्य नमस्कार करो। और सूर्य नमस्कार भी अगर बात करें तो सुबह उठ के अगर आप 5 सूर्य नमस्कार भी कर लेते हो शुरुआत में, तो वो 5 सूर्य नमस्कार इजीली 10 मिनट में हो जाएंगे, तो आपके पूरे 30 मिनट के अंदर अंदर सब कुछ हो जाएगा। ओके, तो फिर जिम जाने की जरूरत है ही नहीं? एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, मुझे तो जिम जाना बिल्कुल पसंद ही नहीं है। मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि एक्सरसाइज शुड बी इन दी ओपन एयर, इफ़ नॉट ओपन एयर तो विंडोज़ डोर ओपन होने चाहिए, और आप अपने रूम में भी बैठ के कर रहे हो तो योगा मैट पे करो, डोर्स ओपन करो, विंडोज़ ओपन करो। नीचे बैठना तो हम सब लोगों ने बंद ही कर दिया है, बस चेयर पे बैठे रहते हैं। और आप देखना, जब आप चेयर पे ज़्यादा देर बैठते हो तो ज़्यादा थकान होती है। अपने जो ओल्ड एज, हमारी दादी नानी है, उनके घुटनों में तो प्रॉब्लम नहीं, वो तो नीचे बैठ के खाना बनाते थे ना चूल्हे पे। अभी जब से ये LPG आया है और शेल्फ हो गई है तो ऊपर खड़े होके हम खाना बनाते हैं, तो तब से अगर आपने नोटिस करा हो तो बहुत सारी विमेन को नी से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि उनकी नी की मूवमेंट बंद हो गई है। खड़े हो के 2-2 घंटे 4-4 घंटे वो खाना बना रहे हैं। वी जस्ट नीड टू गो बैक टू द ओल्ड एरा। थोड़ी थोड़ी चीज़ें पुरानी फॉलो करनी शुरू कर दो, जो कि आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने कर भी दी हैं, तो चीज़ें खुद ही बैलेंस हो रही हैं। सोनम जी, आपके कहने का मतलब तो ये हो गया, जो हमने शुरू में बात की थी फॉरेनर्स के कल्चर को ना अपनाकर हमारे खुद के हिंदू कल्चर में जो बातें हिस्ट्री में लिखी गई है वही अगर अपन अपनाते हैं तो ये सारी चीज़ें से हम इन सारी बीमारियों से दूर रह सकते हैं और हम अपना खुद का एक अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं। तो ऑलमोस्ट हम वहीं वापस आके हमारे हिंदू कल्चर पे ही फोकस करना चाहिए हमें, ना कि बाहर के जो फॉरेनर्स कल्चर वगैरह है उन पे नहीं। आपने बिल्कुल ठीक बोला महेंद्र जी, हम उसी चीज़ पे ही आ गए हैं। हमें वही फॉलो करना है जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया है, वही चीज़ें फॉलो करनी है जो कि चरक संहिता में बताई गई हैं, जो कि फाउंडर ऑफ आयुर्वेदा चरक जी ने बोला है। तो हम वही चीज़ों को अगर फॉलो करें ना, और वेस्टर्न कल्चर की तरफ ना जाएं, जिन्होंने हमारे से सीखा हम उनसे नहीं सीखें, और अपनी ही बुक्स को खोल के पढ़ लेना, तो सारी चीज़ें खुद ही ठीक हो जाएंगी और खुद ही सब कुछ बैलेंस हो जाए। तो हमें ये सब ना सोचने की ज़रूरत ही नहीं है, बुक्स पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम खुद अपने पूर्वजों को ही देखें ना, हम उन्हीं को देखें वो क्या फॉलो करते थे, कैसे करते थे, तो हम खुद ही ठीक हो जाएंगे। वो नीचे बैठ के ही खाना बनाते थे, इंडियन टॉयलेट स्टाइल ही होते थे,
उनके घुटनों में कभी दर्द भी नहीं हुआ। वो सर धोने के लिए आंवला और रीठा यूज़ करते थे। बस ये छोटी छोटी चीज़ें अगर पुरानी यूज़ करनी शुरू कर दी तो सब ठीक हो जाएगा। खाना बनाने के लिए बर्तन भी मिट्टी के यूज़ होते थे, नॉन स्टिक तो आए बहुत बाद में है। तो वेस्टर्न कल्चर से दूर रहेंगे ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम एक्चुअली वेस्टर्न कल्चर में जाने की वजह से सब कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं था और रील भी नहीं देखते थे। एक्चुअली बिल्कुल सही बात आपने बोली, उनके पास स्मार्टफोन भी नहीं था और वो रील भी नहीं देखते थे। तो चलिए मैम, हम आ चुके हैं पॉडकास्ट के एंडिंग की ओर, जहां हमारा एंडिंग रहता है रैपिड फायर राउंड, जहां हम आपको कुछ क्वेश्चन वगैरह देंगे, जहां का 1 वर्ड आंसर आपको देना है। तो आप रेडी हैं? बिल्कुल। बेस्ट योगा आसन फॉर लोअर बैक पेन? लोअर बैक पेन के लिए कैट काउ पोज बहुत अच्छी है, और इसके लिए यू कैन ऑल्सो डू दिस। ओके। इससे भी आपका लोअर बैक पेन ठीक होता है, क्योंकि आप स्ट्रेच कर रहे हो अपनी आर्म्स अपवर्ड्स। बेस्ट योगा आसन फॉर कोर स्ट्रेंथ एंड टोनिंग? ओके, सूर्य नमस्कार बहुत अच्छा है इसके लिए। बेस्ट योगा आसन फॉर फ्लेक्सिबिलिटी फुल बॉडी? उष्ट्रासन ज़रूर करें, पर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका आंसर सूर्य नमस्कार ज़रूर होने वाला है। ओके, देखते हैं। बेस्ट योगा आसन फॉर स्ट्रेंथ? स्ट्रेंथ के लिए अगर आपने आसन करना है तो आप ट्री पोज करो, आप स्क्वाट्स करो, आप गॉडेस पोज करो, तो वो स्ट्रेंथ के लिए। बेस्ट योगा आसन फॉर मेंटल रिलैक्स एंड स्ट्रेस रिलीफ? अनुलोम विलोम या चंद्रभेदी प्राणायाम। बेस्ट योगा आसन फॉर हिप फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओपनिंग? सेतुबंध आसन या फिर गॉडेस पोज। बेस्ट योगा आसन फॉर बेटर पोस्चर एंड स्पाइन हेल्थ? बेटर पॉस्चर के लिए इट्स बेस्ट कि अगर हम स्ट्रेट बैठें सुखासन में और या वज्रासन में बैठे, तो वो पॉस्चर के लिए बहुत अच्छा है। बेस्ट योगा आसन फॉर वेट लॉस एंड डिटॉक्सिफिकेशन? डिटॉक्सिफिकेशन के लिए मलासन बहुत अच्छा है, आपका पवन मुक्त आसन अच्छा है, और इसके साथ साथ वज्रासन आफ्टर ईटिंग फूड। बेस्ट योगा आसन फॉर इम्प्रूविंग डाइजेशन? डाइजेशन के लिए जैसा कि मैंने पहले बताया, वज्रासन इज़ वेरी गुड, वो आप ज़रूर करें, और सुबह उठ के खाली पेट मलासन में बैठ के कोसा पानी पिएं। ओके। बेस्ट योगा आसन फॉर बेटर स्लीप? बेटर स्लीप के लिए कोई योगा आसन नहीं बेटर है, बेटर स्लीप के लिए मेडिटेशन अच्छी है, प्राणायाम अच्छे हैं। सो बस फोकस ऑन योर ब्रीदिंग और योग निद्रा करें, मेडिटेशन करें, शवासन में लेटें, इनहेल एक्सेल पे फोकस करें, वो बहुत अच्छा है। बेस्ट योगा आसन फॉर बेटर सेक्स लाइफ? ओके, अगर इस चीज़ की हम बात करें तो इसके लिए बेस्ट योगा आसन हमारे हैं पेल्विक फ्लोर वाले सारे आसन। सेतुबंध आसन बहुत अच्छा है इसके लिए। पेल्विक में आपका सुप्त बद्ध कोण आसन बहुत अच्छा है इसके लिए। बटरफ्लाई पोज बहुत अच्छा है इसके लिए। बेस्ट योगा आसन फॉर प्रेग्नेंट वीमेन? सो प्रेग्नेंट विमेन की अगर बात करें तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ भी एक्सपेरिमेंट ना करें, नॉर्मल वॉक करें। सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आके, थर्ड ट्राइमेस्टर एक ऐसा है जिसमें वो मलासन में भी बैठ सकते हैं। थर्ड ट्राइमेस्टर एक ऐसा है जिसमें वो बटरफ्लाई पोज कर सकते हैं, मलासन में बैठ सकते हैं, मलासन में बैठ के वॉक कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है उनके लिए। बट फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मत करना। बेस्ट योगा आसन फॉर पीसीओडी पीसीओएस? पीसीओडी पीसीओएस के लिए जो भी मैं आसन करती हूँ वो सारे बहुत अच्छे हैं। ट्री पोज करो, वृक्ष आसन बहुत अच्छा है, गॉडेस पोज बहुत अच्छा है, सुप्त बद्ध कोण आसन बहुत अच्छा है, बद्ध कोण आसन बहुत अच्छा है, सेतुबंध आसन बहुत अच्छा है, माउंटेन पोज बहुत अच्छा है। ये सारे आसन अच्छे हैं। सभी आसन आ गए क्या इसमें? बहुत सारे आ गए। ओके। बेस्ट योगा आसन फॉर ओल्ड एज पीपल? ओल्ड एज पीपल के लिए जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि अगर वो बैठ पाते हैं तो वज्रासन में ज़रूर बैठें। हो सकता है अगर वो थोड़ा बहुत बैलेंसिंग कर पाते हैं, कुछ है, वो मेडिटेशन पे ज़्यादा फोकस करें, और मेडिटेशन के साथ साथ अगर वो अपने नीज़ पे फोकस करेंगे, नी की मूवमेंट करते रहेंगे, पवन मुक्त आसन करेंगे, ऐसा सब करेंगे तो अच्छा होगा, और साथ साथ बटरफ्लाई पोज। बेस्ट योगा आसन फॉर माइग्रेन? माइग्रेन जो है ना, ये हेडेक जो है, माइग्रेन है, इसके लिए चंद्रभेदी प्राणायाम बहुत अच्छा होता है। लेफ्ट नॉस्ट्रिल से ब्रीद इन करो, राइट से ब्रीद आउट करो, लेफ्ट से ब्रीद इन, राइट से ब्रीद आउट, और एंड में लेफ्ट पे ही आपने छोड़ना है। ये जो चंद्रभेदी है, मून नॉस्ट्रिल है, उससे हमारा हेडेक इंप्रूव होता है, स्ट्रेस कम होता है, एंजाइटी कम होता है। तो चंद्रभेदी प्राणायाम। ये पूरा रैपिड फायर सुनने के बाद ये पता लग रहा है कि जो पॉडकास्ट देख के यहाँ पहुँचे वो एक ही बात बोलेंगे कि रैपिड फायर देख लेता तो पूरा पॉडकास्ट उस रैपिड फायर में ही था। सारे आसन आ गए इसके अंदर एक्चुअली, और कंप्लीट प्रॉब्लम्स या जितने भी अपन को झेलनी पड़ती है वो सारी चीज़ें इसमें है एक्चुअली। तो ये था आज का पॉडकास्ट। आपके साथ काफ़ी अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली,
और जितने भी दर्शक हैं उनको भी योगा या जिनको कोई प्रॉब्लम है उनके लिए बेस्ट सॉल्यूशन मिल गया योगा के थ्रू, मेडिटेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें सोल्व होने वाली है। तो ये पॉडकास्ट देख के अगर कोई भी ये चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है तो बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। हम भी शुरुआत करते हैं आजकल के अंदर, ज़रूर। बस चाय नहीं छोड़ सकते। चाय के लिए मैं आपको बोलूँगी भी नहीं कि आप चाय छोड़िए, शाम को 4 बजे ज़रूर पी लो, पर सुबह उठते ही खाली पेट चाय मत पियो, धीरे धीरे रिप्लेस करो उस चीज़ को। ओके आपका कोई आखिरी मैसेज जितने भी दर्शक हैं उनके लिए? मेरा आप सबके लिए एक ही मैसेज है कि प्लीज़ सबसे पहले अपनी स्लीप साइकिल पे वर्क करो और अपने माइंड से स्ट्रेस और एंजाइटी को दूर करो। अगर माइंड बैलेंस्ड होगा तो बॉडी भी धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगी। तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट 10 सूर्य नमस्कार रोज़ कर लो और रात को सोते वक्त मेडिटेशन ज़रूर करो। आप देखना धीरे धीरे काफ़ी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएंगी। एंड भूलना मत 7 बजे से पहले पहले अपना डिनर कर लो। तो आप में से कोई भी योगा सीखना चाहता है, मेडिटेशन सीखना चाहता है, या कुछ चीज़ें आपको सीखनी है अपनी लाइफ से, या कुछ प्रॉब्लम है आपको, तो मैम की सभी सोशल मीडिया लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप जाके उन्हें फॉलो कर सकते हैं और उनकी नई नई जो एक्टिविटी है, क्रियाएं हैं मेडिटेशन की, योगा की, वो सारी आप वहाँ से सीख सकते हैं। और इस पॉडकास्ट से आपको कुछ वैल्यू मिली है अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट के लिए, तो ये पॉडकास्ट उनको ज़रूर शेयर कीजिए जिनको इसकी नीड है। अपने फैमिली मेम्बर्स में आप जैसे अपने दादा पापा भाई बहन दोस्त यार किसी को भी शेयर कर सकते हैं जिनको आपको लगता है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद उनकी लाइफ में सुधार हो सकता है। थैंक यू सो मच महेंद्र जी फॉर इनवाइटिंग मी ऑन YT महेंद्र पॉडकास्ट। और मुझे लगता है कि इस पॉडकास्ट के थ्रू मैंने काफ़ी सारे लर्नर्स को, काफ़ी सारे व्यूअर्स को बहुत कुछ सिखाया है योगा और आयुर्वेदा के बारे में, जितने मुझे नॉलेज है। और मेरी जो नॉलेज है पिछले 4 सालों में खुद को ठीक करके आई है, पर 10 साल से योगा तो मैं ऑन ऑफ कर ही रही थी। बट जब आप खुद उस प्रॉब्लम में आते हो और उसको ठीक करते हो तब आपको रियल मीनिंग पता चलता है योगा और आयुर्वेदा का। सो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टुडे एंड आई होप हम लोगों ने एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाई है जिससे कि यूज़र्स को बेनिफिट होगा। तो इस पॉडकास्ट को यहीं एंड करते हैं। आपको मेडिटेशन योगा इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। आने वाले हम एपिसोड में ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम। थैंक यू।